हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारियों में अच्छे तरीके से जुटे हुए हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक और नए टॉपिक के साथ मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए मैं चर्चा स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा आपसे वही निवेदन रहेगा कि फटाफट आज के इस सेशन को शेयर कर दें, है ना। शेयर में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं बरते, क्योंकि आप शेयर करोगे, शेयर करते ही हमारे साथ आपके भाई बंधु है वो जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आपको ये काम करना है, साथ ही अपने यार दोस्तों से कहो कि आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें, है ना। कमेंट है वो आपके मोटिवेशन होते हैं कि भाई जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वास्तव में क्या वो आपके लिए प्रभावशाली है, क्या वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि भाई उपयोगी है तो जरूर अपने को क्या करना है, सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना। देखो, शेयर में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी शेयरिंग होगी उतना ही ज्यादा है वो पढ़ाने का आनंद भी आएगा, क्योंकि सारा का सारा काम होता है ऑडियंस का। जितनी जानदार शानदार ऑडियंस उतने ही ज्यादा शानदार वक्ता होते हैं। तो डिपेंड करता है आप पे, तो ये काम जरूर करें। ठीक है साथियों, तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा और आज फिर अपन बात करेंगे जो पार्टनरशिप है, जिसका जो एक सामान्य परिचय है ना, सामान्य परिचय पर अपन चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 1 से 4 चैप्टर इसके चलते हैं। पहला जो चैप्टर होता है वो सामान्य परिचय होता है, दूसरा साझेदार का प्रवेश होता है, तीसरा साझेदार का अवकाश, ग्रहण और मृत्यु पर लेके होते हैं, और चौथा होता है फर्म का समापन। तो अपन अभी पहले की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से एक साझेदारी का है वो गठन होता है, किस तरीके से एक साझेदारी वो काम करती है। देखो, कहीं भी ऐसा नहीं होगा, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है उन्हीं पे चर्चा की जाएगी। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, मैं अनावश्यक आपसे बातें नहीं करूंगा और फटाफट आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप भी आज का जो सेशन है वो शेयर कर दीजिए। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक साझेदारी फर्म में एक प्रैक्टिकल मान सकते हैं, अपन एग्जाम्पल मान सकते हैं, प्रैक्टिकल समझेंगे। एक साझेदारी फर्म में विभिन्न तिथियों को, देखो मैंने आपको कल बताया था कि भाई विभिन्न तिथियों को जो राशि है वो असमान राशि आहरित की जाती है। तो कैसे आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है। तो देखो, इसमें अपने को देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग दे रखा है और अमाउंट दे रखी है ना। 1/4 16 है, 30/6 16 है, 31/12 16, 31/3 17। आहरण पर ब्याज की दर है वो आपको 12% है। खाते हैं वो 31/3/2017 को बंद होते हैं। तो अपने को क्या करना है, आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना अपने को करनी है। ठीक है, आहरण पर ब्याज की गणना अपने को करनी है। तो किस तरीके से अपन करेंगे, है ना। तो देखो, है ना, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, जो जो बात दे रखी है उसकी अकॉर्डिंग चलेंगे। डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग, फिर आपका आएगा अमाउंट, फिर आपका आएगा मंथ, फिर आपका आएगा प्रोडक्ट। क्योंकि ये कौन सी विधि है, ये आपकी गुणनफल विधि है। और इसमें आ जाएगी आपकी, अच्छा डेट ऑफ ड्रॉइंग तो आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, पहली तिथि क्या है, डेट ऑफ ड्रॉइंग 1/4/16, दूसरी है 30/6/16, तीसरी है 31/12/16,
चौथी है 31 3 17। ठीक है, अब इसमें अमाउंट पहले 1000, 1200, 1500, 1000, 1200, 1500 और 20,000। अब अपन क्या कर लेते हैं, अब अपन क्या करेंगे मंथ। तो देखो 1 अप्रैल से अगर मंथ काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 मंथ। 30 जून से तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ। और 31 दिसंबर से तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ। और 31 मार्च से 0, है ना। तो 12 को 1000 से गुणा करेंगे तो 12,000। 9 को 1200 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 9 108 यानी 10,800। 1500 को 3 से गुणा करेंगे तो 4500 और ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपकी अमाउंट हो जाएगी, है ना। इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके भाई जोड़ो 10 और 12 22 और 26 और 27,300, है ना। 27,300। अब यहां पर अपने को क्या करना है, यहां पर अपने को क्या करना है, क्या करना अपने को गुणनफल विधि का, है ना, गुणनफल विधि का सूत्र लगाना है। गुणनफल विधि का यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12। अब देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2 यानी 27,300 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12% बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12। ये 12 से ये 12, ये 2 बिंदु से ये 2 बिंदु, यानी आपकी ब्याज की अमाउंट कितनी आ गई 273 रुपए। कितनी आ गई 273 रुपए है, वो आपकी ब्याज की राशि आ गई है। ठीक है, तो अब अपने को इसमें इतना ही पूछा है कि भाई आहरण पर ब्याज की राशि कितनी होगी, क्योंकि ये क्या है कि असमान तिथियों पर असमान राशि का आहरण किया जाता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण किया जाता है तो वहां पर आपकी दो विधि काम में आ सकती है। एक तो होती है आपकी सरल विधि और दूसरी होती है गुणनफल विधि। अब इसमें देखो तिथि भी असमान है और अमाउंट भी असमान है, तो इसलिए यहाँ पर आपके गुणनफल की विधि है वो काम में आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग अपन ने ये सवाल है वो हल किया, है ना। तो इस तरीके से भी छोटा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक सारी बातें क्लियर है ना। बढ़ो आगे, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर होने के बाद अपन क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो अनुमति मिले कि भाई आगे बढ़ी जी, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़े तो देखो अब ये बात हो गई, अब आगे देखते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, सेकंड जो कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जब नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की जाए, है ना, नियमित अंतराल पर समान राशि वो आहरित की जाए तो वहां पर जो आपकी औसत विधि होगी ना उसमें दो विधि काम में ली जाएगी। एक तो मासिक आधार पर आहरण और एक होता है त्रैमासिक आधार पर आहरण, है ना। तो ये चीज अपने को वहां पर समझनी है। तो मासिक आधार पर आहरण या त्रैमासिक आधार पर आहरण होता है तो वहां पर औसत विधि के आधार पर जो पहला आपका ब्याज का सूत्र होगा ये होगा आहरण पर ब्याज यानी कुल आहरण मल्टीप्लाई ब्याज की दर मल्टीप्लाई औसत अवधि बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12। यानी यहाँ पर अपने को क्या करना कैलकुलेट करना पड़ेगा
औसत अवधि है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब नियमित अंतराल में समान राशि आहरित की जाती है तो वहां पर अपने सामने परिस्थिति बनती है, तो वहां पर अपने को मासिक आधार पर आहरण और त्रैमासिक आधार पर आहरण का कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या होता है, एक टेबल बनाई जाती है ना, सारणी बनाई जाती है। उस सारणी का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सारणी में ही सारा सार बसा हुआ है, इसलिए अपने को वो सारणी समझनी होगी। ठीक है, अब वो सारणी है उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका ये फॉर्मूला है ना, इसमें आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये औसत अवधि है वो नहीं मिलेगी। तो ये औसत अवधि ज्ञात करने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, इस टेबल का अध्ययन अपने को करना पड़ेगा। औसत अवधि की गणना करने का जो सूत्र है वो यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा। तो देखो, पहले मैंने आपको इसमें दो कंडीशन बताई थी, एक तो मासिक आधार पर आहरण, एक त्रैमासिक आधार पर। तो पहले अपन बात करेंगे मासिक आहरण, है ना। मासिक आहरण होता है, तो देखो यहां पर पहली कंडीशन है प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण, है ना। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण होता है तो n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। अगर प्रत्येक माह के अंत में होता है तो n-1 डिवाइड बाई 2 होता है, और प्रत्येक माह के मध्य में होता है तो n डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, है ना, कि अगर प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण हो रहा है तो n+1 डिवाइड बाई 2, प्रत्येक माह के अंत में हो रहा तो n-1 डिवाइड बाई 2, और प्रत्येक माह के मध्य में हो रहा है तो n डिवाइड बाई 2। अब देखो, अगर आहरण है वो 12 माह के लिए है तो क्या होगा, 12+1 डिवाइड बाई 2, तो 12+1 13, 13 में भाग देंगे तो 6.5, है ना। अगर अंत में है तो 12-1 डिवाइड बाई 2, तो 11 में भाग देंगे तो 5.5, और अगर मध्य में है तो 12 डिवाइड बाई 2 तो 6, है ना। ये कब होगा, जब 12 माह के लिए आहरण है। अगर यही आहरण 9 माह के लिए हो जाए, तो यही आहरण है वो आपका 9 माह के लिए हो जाए तो n आपका 9 हो जाएगा, 9+1 डिवाइड बाई 2, तो 9+1 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, है ना। अगर अंत में है तो 9-1 डिवाइड बाई 2, तो कितना जाएगा 4, है ना, और मध्य में है तो n डिवाइड बाई 2, तो 4.5 हो जाएगा, है ना। और यही आहरण 6 माह के लिए है और प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है, तो 6+1 डिवाइड बाई 2, तो कितना जाएगा 3.5। अगर अंत में है तो 6-1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा आपका 2.5, और अगर मध्य में है तो 6 डिवाइड बाई 2, तो 3, है ना। ये कंडीशन अप्लाई कब होगी, जब आहरण है वो मासिक किया जा रहा है, प्रत्येक माह से किया जा रहा है, तो वहां पर ये 3 कंडीशन है वो अप्लाई हो सकती है, n+1 डिवाइड बाई 2, n-1 डिवाइड बाई 2 और n डिवाइड बाई 2। अगर 12 माह से है तो n 12 होगा, 9 माह से है तो n 9 होगा, और 6 माह से है तो n 6 होगा। बाकी आप सारे विद्वान हैं, कैलकुलेशन आपको सारी आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से टेबल मेरे हिसाब से आप इजीली समझ गए होंगे, क्योंकि ये टेबल है वो आपको याद रखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है ना। ये टेबल आपको कहीं उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा नहीं कि भाई परीक्षा में आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। इसको अपने को क्या मानना है, आधार मानना है। अगर सवाल में औसत अवधि नहीं दी गई है तो अपने को इस तरीके से कैलकुलेट है वो औसत अवधि है वो करनी होगी। ठीक है, हो गई बात, आगे बढ़े आगे। अब देखो, इसी का दूसरा रूप आता है त्रैमासिक आहरण। क्या होता है, इसी का दूसरा रूप है आपके सामने त्रैमासिक आहरण, है ना। त्रैमासिक आहरण यानी 3-3 माह से, यानी 3-3 माह से आहरण होता है। तो वही कंडीशन है, आहरण बस त्रैमासिक है, बाकी प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, अंत में और मध्य में। तो प्रत्येक माही के तिमाही के प्रारंभ में होता है तो आपका होता है n+3 डिवाइड बाई 2। अगर अंत में होता है तो n-3
डिवाइड बाई 2, और अगर मध्य में होता है तो n डिवाइड बाई 2, है ना। अब अगर ये 12 माह के लिए है तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 तो 15, तो 7.5। अगर ये अंत में है तो 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 तो 9, तो 4.5। और अगर सिर्फ 12 है यानी मध्य में है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 है वो आ जाएगा। ठीक है। अगर यही 9 महीने से हो तो 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 तो 12 में 2 का तो 6। अगर अंत में है तो 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 तो बच गए 6, तो 3। और यही अगर मध्य में है तो 9 डिवाइड बाई 2 तो 4.5। ठीक है। अगर यही 6 माह से हो तो 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 तो कितने आ गए 4.5। अगर यही किसमें हो अंत में हो तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 तो 1.5। और अगर यही मध्य में हो तो 6 डिवाइड बाई 2 3, है ना। तो दो कंडीशन होगी, त्रैमासिक आहरण और मासिक आहरण, है ना। मासिक होता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 प्लस रखना पड़ेगा, और त्रैमासिक है तो 3 रखना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि जब आहरण की तिथि न दी गई हो, ये कहा ही नहीं गया कि आहरण कब किया जाएगा, तो यहां पर फॉर्मूला होगा n डिवाइड बाई 2, तो इसमें होगा 12 डिवाइड बाई 2 तो 6, इसमें होगा 9 डिवाइड बाई 2 तो 4.5, इसमें होगा 6 डिवाइड बाई 2 तो 3, है ना। अगर 12 माह से है, 9 माह से है, 6 माह से आहरण है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या लगाना है, रूल एंड रेगुलेशन है वो लगाना है, और उसको फॉलो करते ही अपने को क्या करना है, इसका जवाब है देना है। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इजाजत है आगे बढ़ने की, है ना। तो ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। अब इसका एक अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको वो सारी चीज है वो समझ में आ जाए। देखो जीएसटी एक फर्म में साझेदार है, ये निम्न प्रकार से आहरण करते हैं, है ना। जो जी है वो प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए का आहरण करता है। जो एस है वो प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपए का आहरण करता है। और जो टी है वो प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपए का आहरण करता है। रेट है वो आपकी 12% है ना। और वर्ष 2024 के लिए आपको आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। ठीक है। ठीक है। अब यहां पर आहरण पर ब्याज की गणना का फॉर्मूला क्या है, आहरण पर ब्याज बराबर आहरित राशि मल्टीप्लाई ब्याज ब्याज की दर मल्टीप्लाई आहरित राशि ब्याज की दर मल्टीप्लाई औसत अवधि। 100 मल्टीप्लाई 12। ठीक है। ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया, है ना। किस पे, अपने का इस फॉर्मूले के आधार पर निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपका है जी है वो प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए, 2000 मल्टीप्लाई 12 यानी उसकी अमाउंट कितनी हो गई 24,000, है ना। तो यहां पर इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। राशि कितनी हो गई 24,000, है ना। तो सबसे पहले 24,000 मल्टीप्लाई ब्याज की दर कितनी है 12% मल्टीप्लाई औसत अवधि। औसत अवधि देखो प्रारंभ में निकालता है और प्रत्येक माह के, तो यहां पर n+1 डिवाइड बाई 2 यानी 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 6.5, तो 6.5। अब इसमें नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई 12,
ठीक है। अब ये दो बिंदु से ये दो बिंदु, ये दो बिंदु से ये दो बिंदु, है ना। अब और कुछ कट सकता है क्या? अगर इसको छोटा करें तो और कुछ कट सकता है क्या, ये अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 24,000 यानी 240 हो गए। 240 को अपने को 6.5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 1560 रुपए। जी के कितने आ जाएंगे 1560 रुपए। उसी तरीके के बाद एस के, तो एस की अमाउंट कितनी है 3000 रुपए मल्टीप्लाई 12 तो कितनी राशि हो गई 36,000। कितनी राशि हो गई 36,000। अब 36,000 का यहां कैलकुलेशन हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई, अब औसत अवधि ये माह के अंत में निकालता है तो यहां पर n -1 डिवाइड बाई 2, तो 12 में से 11 तो 5.5 बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12। ये दो बिंदु, ये दो बिंदु, ये दो बिंदु, ये दो बिंदु, 360 को 5.5 से करेंगे तो क्या जाएंगे आपके 1980 रुपए आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 1980 रुपए आ जाएंगे। कैलकुलेशन आप पहले कर लेना, मैंने तो देखो पहले कर ली है क्योंकि अनावश्यक रूप से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें समय लगेगा, है ना। मेरे को उद्देश्य कि भाई ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। बाकी कैलकुलेशन है वो आपको सारी आती है, कंप्लीट आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। तो ये मैंने सवाल क्योंकि पहले मैंने निकाला है इसको, है ना, निकाल के फिर मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बताता क्योंकि डायरेक्ट अनावश्यक, क्योंकि उससे समय जाहिर होता है ना। मैं आपको बताऊंगा फिर मैं उसको हल कर रहा हूँ, अनावश्यक समय नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने कैलकुलेशन करके बता दिए। उसके बाद अपन बात करें टी की, तो टी है वो 1000 रुपये आहरण करता है 12 माह के लिए, तो 12,000, है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो देखो ये तो हो गए 12,000 मल्टीप्लाई रेट है आपकी 12, और ये क्या करता है मध्य में निकालता हो तो n डिवाइड बाई 2, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, और फिर आपका ये 100 और ये 12 6 72 यानी 720 रुपए है वो ये आ जाएगा, है ना। इसलिए मैंने आपको थोड़े से कम समय में इसको एक्सप्लेन करके बताया है। निश्चित रूप से अब ये समझ गए होंगे कि भाई जब असमान तिथियों को, है ना, क्या किया जाता है कि भाई जब असमान तिथियों को समान राशि आहरित की जाती है जिसमें आपका मासिक हो सकता है या त्रैमासिक हो सकता है, दोनों कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है ना। तो अगर मासिक है तो अपने को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला तो सब भी यही रहेगा, फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई औसत अवधि होगी तो प्रारंभ में क्या होगी, अंत में क्या होगी और मध्य में क्या होगी, ये सारी जानकारी अपने पास से होनी चाहिए। ये जानकारी होगी तभी अपन सवाल को सही तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक है, सवाल को समझ गए? तो समझने के बाद मैं आगे बढ़ूं, आगे देखते हैं। देखो आगे एक और क्वेश्चन है जिसपे मैं चर्चा करूंगा। क्वेश्चन है कि भाई PQR 1/7/2023 को क्या कर रहे हैं, 1/7/2023 को साझेदारी व्यवसाय वो प्रारंभ करते हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आहरणों पर ब्याज की दर है वो 12% रहेगी और आपको ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका उत्तर, तो उत्तर की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। अब इसमें टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12।
ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो पहले है P, तो P है वो कितनी है, प्रारंभ में 500 रुपए आहरित करता है ना, तो 500 रुपए। अब देखो ये जुलाई से स्टार्ट है ना, जुलाई से स्टार्ट है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने के लिए है ना, तो 9 पंजो 45 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12। अब देखो प्रत्येक माह के प्रारंभ में है, तो प्रारंभ में है तो अपने पास वही कंडीशन होगी, है ना, प्रत्येक माह के प्रारंभ में 500 रुपए आहरित कर रहा है ना, प्रत्येक माह के आरंभ में 500 रुपए आहरित कर रहा है ना, तो आरंभ में आहरित करता है तो वहां पर अपने को क्या करना है ना। अब देखो इसमें एक कंडीशन और अप्लाई हो गई। अब ये कितने के लिए, ये 9 माह के लिए। अब यहां पर n कितना होगा, n कितना होगा, n 9 होगा, जो मैंने आपको अभी इस टेबल में बताया था। ये बताया था ना कि 12 माह के लिए होता है, 9 माह के लिए होता है, 6 माह के लिए। तो यहां पर आपकी ये टेबल आ गई है ना, कौन सी आ गई, 9 माह के लिए आ गई। समझ गए मेरी बात, 9 माह के लिए आ गई है। तो अब आपका n कितना होगा, n+1 डिवाइड बाई 2, तो n हो गया आपका 9 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 10 में आप 2 का भाग दोगे तो कितने आएंगे, 5। तो यहां पर होगा 5 बट्टे फिर 100 और मल्टीप्लाई 12, ये से ये दोनों बिंदु, ये फिर 45 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 2 5 तो 20 22, 225 रुपए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 225 रुपए है वो आपके हो जाएंगे। 45 को 5 से गुणा करते हैं तो 45 को 5 से करेंगे तो इजिली आपके 225 ही होंगे। ठीक है, अब इसके बाद है आर क्या कह रहा, प्रत्येक माह के अंत में 700 रुपए, तो 700 मल्टीप्लाई 9, तो कितने हो गए आपके 9 6 63, 9 7 63 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई, अब ये क्या कह रहा अंत में, है ना, तो अंत में हो गया आपका 9 - 1 डिवाइड बाई 2, तो 8, तो 4 हो गया, है ना, तो 4 बटे 100 मल्टीप्लाई 12, ये दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, हाथ के 6 14 24 और 25, 252 रुपए आपके किसके हो गए, आर के हो गए। इसके बाद क्यू है क्या कह रहा, प्रत्येक माह के मध्य में 600 रुपए, तो 600 मल्टीप्लाई 9, तो कितने हो गए, है ना, 9 6 54, कितने हो गए, 9 6 54, तो 5400 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई ये क्या करा मध्य में, तो मध्य में हो गया 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 बटे 100 मल्टीप्लाई 12, 54 को 4.5 से गुणा करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी कितनी, 54 को 4.5 से गुणा करेंगे तो अमाउंट आएगी आपकी 243 रुपए है वो आएंगे, है ना। एक बार आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, हो सकता है मेरे से भी कोई मिस्टेक हो जाए, है ना, ये जरूरी थोड़ी है कि ऑल इज परफेक्ट, हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, त्रुटि होती है, तो जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें कोई अंक की कोई त्रुटि हो जाए वो अलग बात है, बाकी मैंने एकदम सही तरीके से है वो मैटर आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहे, आप बेधड़क होके जो भी चीज आपको बताई जाती है उसका आंसर एग्जाम में दे सके। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार जानदार छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपको इतना ही करना है कि आपको इस परिवार का सदस्य बनना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को साथियों के साथ शेयर करना है और अगर पसंद आता है तो लाइक करना है
और कमेंट जरूर करना है। आपको जो भी कोई डाउट है उनके लिए कमेंट करना है, और इसके अलावा अगर आपको बढ़िया लग रही है क्लास तो भी आपको कमेंट करके बताना है, और साथ में आपको अपने सुझाव है वो भी लगातार देते रहने हैं, ताकि हम भी अपडेट रहें और आपको और ज़्यादा अपडेट करते रहें। ठीक है साथियों, तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।